गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी बच्चे। आप सभी का रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आप सभी बच्चों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। क्या आप सभी बच्चों तक मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है? प्रेजेंटेशन बिल्कुल क्लियर है? तो एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि हाँ सर वॉइस बिल्कुल क्लियर है, प्रेजेंटेशन बिल्कुल क्लियर है, फिर हम सभी क्लास की शुरुआत करेंगे। एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि हाँ सर वॉइस क्लियर है, प्रेजेंटेशन क्लियर है। चलिए, मेरी तरफ से वॉइस बिल्कुल क्लियर है। एक बार आप सभी बच्चे बताएंगे कि हाँ सर वॉइस बिल्कुल क्लियर है, फिर हम सभी क्लास की शुरुआत करेंगे और आज की नई करंट अफेयर के बारे में देखेंगे कि 30 मार्च को कौन कौन से ऐसा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, साथ ही साथ उससे किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं ये भी साथ ही साथ देखेंगे। और आप सभी बच्चों से उम्मीद है कि आपने हाथ में पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे होंगे, जिससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, फैक्ट होंगे, उसको ज़रूर से नोट डाउन करते हुए चलेंगे, जो कि आगे जब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे लास्ट में तो उस क्वेश्चन को आप बहुत ही बारीकी से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलो आप सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। करण कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग। शांतनु वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुरुजी, बहुत दिन बाद क्लास में आए हैं। ओके, बड़ा अच्छा लगा कि आप आए हैं, रेगुलर रहिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। माही गुप्ता गुड मॉर्निंग, कैसे हो? चलो सभी कुछ क्लियर है तो एक बार सभी बच्चे सेशन को क्या करेंगे, लाइक कर देंगे और अगर लगता है शेयर करना चाहिए, ज़्यादा जल्दी से जल्दी क्या करिए, मैक्सिमम बच्चों के बीच में शेयर कर दीजिए, जिससे क्या हो सभी बच्चों को करंट अफेयर मिल सके। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की करंट अफेयर हम 30 मार्च की करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। सोर्सेज द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी के द्वारा ये पूरे न्यूज़ क्या है निकाले गए हैं। हाँ, मैं न्यूज़ की कटिंग नहीं लगाता हूँ, बिकॉज क्या होता है कि न्यूज़ से कटिंग में आपको प्रिंटेबल नोट्स नहीं मिल पाते हैं। अगर न्यूज़ की कटिंग हमें लगाना होगा तो वो तो मार्केट में आप पा ही जाएंगे, ऑनलाइन पा ही जाएंगे। तो बेहतर है कि उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसका प्रिंटेबल नोट बना दें, जिससे क्या हो कि आपको आसानी हो सके नोट्स बनाने में। तो इसलिए मैं न्यूज़ की कटिंग नहीं लगाता हूँ, ये कोई मतलब नहीं बनता, उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे होंगे, बच्चों को समझ में भी नहीं आएगा। बेहतर है कि उसमें से पॉइंट्स निकाल के बच्चों को क्या करें, प्रिंटेबल नोट दे दें, है ना। तो इसलिए मैं न्यूज़पेपर को नहीं लगाता कि बच्चों को भी दिक्कत ना आए। चलिए, पहला जो हमारा आज का न्यूज़ है वो न्यूज़ क्या है, तो ये न्यूज़ ये है कि बंगबंधु, है ना, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात यह आती है कि सर एक बात बताओ, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जो है वो है क्या, ये है कौन? तो ये बांग्लादेश के, जैसे हमारे भारत में महात्मा गांधी को कहा जाता है कि भाई फादर ऑफ नेशन, तो वैसे ही सेम बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता है? बंगबंधु शेख जी को कहा जाता है। 1971 में जब बांग्लादेश बना था, है ना, तब इनका बहुत बड़ा योगदान था बांग्लादेश को क्या स्वतंत्र कराने में, ध्यान रखिएगा, है ना। तो बंगबंधु शेख मुजीबुर को क्या किया गया है, साहित्य, किससे, साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये जो अवार्ड दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। ये दिया गया है फॉसवॉल, मतलब कि द फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर के द्वारा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा दिया गया है, द फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर के द्वारा क्या किया गया है, ये अवार्ड दिया गया है। सार्क का मतलब कितने हैं, 8 कंट्रीज इसके अंतर्गत आते हैं। सभी बच्चों को पता होगी 8 देश सार्क के मेंबर्स हैं। तो उन मेंबर्स के द्वारा मतलब आपस में एक अच्छी सद्भावना बने रहे, एक अच्छा संबंध बना रहे, तो उसके ये जो मेंबर्स है इनके द्वारा क्या किया गया है, किसको दिया गया, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को क्या दिया गया है, साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा, उनकी पुस्तक क्या है सर, तो ट्रिलोजी के लिए एक अनूठा साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें द अनफिनिश्ड, ध्यान रखिएगा, द अनफिनिश्ड मेमोरीज, द प्रिजन डायरीज एंड द न्यू चाइना 1952 जो इन्होंने लिखा था, है ना, इनकी बुक्स ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी है, 3 या फिर क्या है, ट्राइलोजी ऑफ बुक्स, है ना। इन्होंने इसमें लिखा क्या था, द अनफिनिश्ड मेमोरीज, द प्रिजन डायरीज एंड द न्यू चाइना 1952।
जो इन्होंने इसमें लिखा हुआ है इसके लिए इनको लिटरेचर में साहित्य का अवार्ड क्या है दिया गया है, द फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर एंड लिटरेचर के द्वारा। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं एग्जाम में अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा कि हाल ही में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को कौन से साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या किसने सम्मानित किया है, तो ध्यान रखिएगा द फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर एंड लिटरेचर के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया, किस बुक्स के लिए सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा द अनफिनिश्ड मेमोरीज, द प्रिजन डायरीज एंड द न्यू चाइना 1952 जो बुक्स इन्होंने लिखा था उसके लिए इन्हें क्या है सम्मानित किया गया है। अगेन मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश फॉर हिज ट्रायोलॉजी बुक्स which include the unfinished memories, the prison diaries and new China 1952 के लिए इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब अगर एग्जाम में पूछ दे कि फौजल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 1987 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो क्या सार्क में भारत मेंबर है, हाँ जी भारत क्या है मेंबर इसका है, ध्यान रखिएगा। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ क्या है रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है किसका, सार्क का, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब कहानी क्या है ये समझ लीजिए और कौन है ये भी समझ लीजिए, ठीक है। फौजल द्वारा जारी एक प्रमाण में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की तुलना महात्मा गांधी, ठीक है, और मार्टिन लूथर किंग से की गई है और कहा गया है कि ग्रह पर कोई भी ताकत उन्हें इतिहास से मिटा नहीं सकता है। जैसे हमारे इंडिया में महात्मा गांधी को लोग मानते हैं, है ना, मार्टिन लूथर को लोग मानते हैं, वैसे ही लोग कहते हैं कौन है सर, रहमान जी भी हैं। अब ये है कौन, इनके बारे में जाना, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ नेशन ऑफ बांग्लादेश, ध्यान रखिएगा क्या है, फादर ऑफ नेशन ऑफ बांग्लादेश। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान एक बांग्लादेशी राजनेता थे, ध्यान रखिएगा, जिन्हें बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के नाम पे जाना जाता है। जैसे हम भारत में महात्मा गांधी को जानते हैं वैसे ही सेम बांग्लादेश में किसको, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी को जाना जाता है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान था बांग्लादेश को बनाने में, ठीक है। 1971 में उन्होंने 1971 में देश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाई और बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। तो एग्जाम में पूछता है कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो आप इन्हीं को बोलोगे, ठीक है। और फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता है, तो आप इन्हीं को बोलोगे। इन्हीं को अभी रिसेंटली लिटरेचर का अवार्ड, साहित्य का अवार्ड दिया गया, किसके द्वारा दिया गया है, सार्क एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है। तो ये सभी चीजें आप कॉपी पे नोट डाउन करते हुए चलेंगे, एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? करण होगा, ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग शुभस, है ना, करण होगा। एक बार सेशन को सभी बच्चे शेयर भी कर दीजिएगा। है ना, आज रात में 10 बजे वो सेशन होगी, ध्यान रखिएगा। आज एक्चुअली हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंडस रिवर के बारे में, केवल है तो रिवर सिस्टम बहुत बड़ा, बट आज हम आपको पढ़ाने वाले इंडस रिवर विथ मैप। आपको समझ में आएगा कि इंडस रिवर्स निकलती कहाँ से, कैसे कैसे जाती है, उसकी सहायक नदियाँ कहाँ पे है, ट्रिब्यूटरीज कहाँ पे, कहाँ मिलती हैं और कहाँ कहाँ जाके सभी मिलती हैं, उसको किस नाम से जानते हैं। तो वो सब मैप पे जब आप देखोगे तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो रात में 10 बजे वो क्लास है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत सारी मिथ है लोगों के बीच में इसको लेके कि 1.1% फी ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शन एवब ₹2000। मतलब ये कहा जा रहा है कि 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर क्या है 1.1% शुल्क है। अब देखो, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है कि जो लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं अब उन पे 1.1% की क्या है चार्जेस लगेंगे। अब काफ़ी लोग में कन्फ्यूज़न आ गया कि सर अब हम भी तो करते हैं, अब घर में बैठे हुए भैया ने मांगा तो हमने यूपीआई कर दिया, सीधा फ़ोन पे खोला, स्कैन किया, स्कैन नहीं भी किया तो उनका नंबर डाला, हमने पेमेंट किया, चला गया यूपीआई के थ्रू, तो अब उस पर भी चार्जेस लगेगा? नहीं, ध्यान से सुनिएगा, उस पर चार्जेस नहीं है। ये तब लगेगा जब आप 2000 के ऊपर करोगे। तो अब आप ये बोलोगे कि सर 2000 की बातें कर लो, चलो हम 5000 अपने छोटे भाई को भेज दिए तो अब उस पर भी हमें देना पड़ेगा, 10,000 रुपये दे रहे तो उस पर भी 1.1% का देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा।
ये किसको देना है, क्या देना है, इस चीज को समझिएगा। बहुत सारी कंफ्यूजन है, बट ये लागू कब से हो रहा है ये बात ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 2023 से ये लागू होगा, लेकिन 30 सितंबर 2023 तक इसे रिव्यू में भी रखा जाएगा। इसको देखा जाएगा कि क्या इसे इंप्लीमेंट करने पे क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या लोगों की सोच है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें कहानी क्या है, इस चीज को समझिएगा। जैसे दो चीजें हैं, ये जो यूपीआई पे जो ट्रांजैक्शन पे 1.1% का चार्जेस लग रहा है, वो कैसे लग रहा है। पहली चीज, जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर अगर हमने अपने दोस्त को पैसे दिए या फिर अपने कलीग को दिया या अपने किसी दुकानदार को भी दिया तो क्या उस पर चार्जेस लगेंगे, तो नहीं लगेंगे, ठीक है। अगर आपने, ध्यान से समझना, अगर आपने अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर किया है ना, मतलब कि एक के अकाउंट से, एक लोग के अकाउंट से दूसरे अकाउंट या अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में आपने पैसे को ट्रांसफर किया है, तो उस पर 1 रुपये चार्जेस नहीं लगेंगे, 0 चार्जेस हैं। जैसे अभी आप देते आ रहे हो उस पर कोई चार्जेस नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं कह रहा हूं, यूपीआई ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, शब्द को ध्यान रखिएगा, एक अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में आप ट्रांसफर करते हैं, उस पर कोई चार्जेस नहीं लगेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। यहां पे लिखा भी है, क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है एनपीसीआई ने हाल ही में सर्कुलर इन्होंने जारी किया है जिसमें ऑनलाइन वॉलेट, यहां पे ध्यान रखना, वॉलेट जैसे पीपीआई, ठीक है, पीपीआई का उपयोग करके 2000 रुपए से अधिक के कुछ मर्चेंट यूपीआई लेन देन पर 1.1% का क्या है, इंटरचेंज क्या है, शुल्क की सलाह दी गई है। अब इन्होंने बोला है कि इसमें वॉलेट या फिर पीपीआई, ध्यान रखिएगा, वॉलेट या फिर क्या है, पीपीआई, सीधे यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रीपेड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। पीपीआई का मतलब क्या होता है, प्रीपेड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बात आती है सर ये पीपीआई है क्या, तो पीपीआई बेसिकली क्या होता है, इस चीज को समझिएगा। पीपीआई क्या होता है बेसिकली, जैसे ये फोन पे आप खोलते हो तो यहाँ पे वॉलेट दिखाई देता है, सॉरी पेटीएम पे आपको वॉलेट दिखाई देता है, वैसे ही सेम आपको क्या है, फोन पे खोलोगे उसमें भी वॉलेट दिखाई देता है, भीम यूपीआई खोलोगे उसमें भी आपको क्या है, पीपीआई दिखाई देगा, है ना। तो अब प्रीपेड पेमेंट इंटरफेस या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें बेसिकली है क्या, इंस्ट्रूमेंट, नॉट ए इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट मतलब ये हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल अब आपने क्या किया कि अकाउंट से एक बार में पैसा क्या किया, अपने पेटीएम वॉलेट में, फोन पे वॉलेट में या किसी भी अनदर वॉलेट में आपने रख लिया कि नहीं यार अकाउंट से हमेशा डालना पड़ता है, ऐसा नहीं करेंगे, हमने अपने वॉलेट में रख लिया। जब आपने वॉलेट में रख लिया, प्रीपेड है ना, ध्यान रखना, प्रीपेड, पीपीआई का मतलब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो प्रीपेड का मतलब क्या हो गया, जैसे आपको ही पता है कि पहले आप लोग रिचार्ज वगैरह कराते थे तो वो प्रीपेड था, गए 10 रुपए का करा लिए, 20 रुपए का करा लिए, 50 रुपए का करा लिए, इस तरह करके आप लोग क्या करते थे, पेमेंट वगैरह कराया करते थे, है ना, पेमेंट वगैरह क्या करते थे, कराया करते थे, रिचार्ज कराया करते थे। तो वैसे ही सेम जब आपके वॉलेट में क्या होता है, पैसा होता है, जैसे आपने देखा है कि आपने कुछ परचेस किया, उस पर कैशबैक मिल गया। अब वो जो कैशबैक मिलता है तो ये होता है कि आपके वॉलेट में जाएगा, या कभी कभी आप क्या करते हो कि ऑनलाइन कुछ परचेज करते हो फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, तो जब परचेज आप करते हो तो जो चीज़ें आपके पास आती हैं तो आपको लगता है नहीं ये अच्छा नहीं है, वापस कर दो। तो आप जब वापस करते हो तो उसमें ऑप्शन आता है कि ये जो पैसा है आप अपने वॉलेट में लेना चाहते हैं कि आप अपने अकाउंट में लेना चाहते हैं। तो कुछ लोग वॉलेट में ले लेते हैं और कुछ लोग अकाउंट में ले लेते हैं कि जिससे पेमेंट किए होते हैं। जब आप वॉलेट में ले लेते हो और वो पैसा आपके वॉलेट में आता है, तो वो पैसा जब आपके वॉलेट में आ जाता है तो उसके बाद आप छोटे मोटे खर्च पे लगा देते हो, चाय पीने गए 5 रुपए खर्च कर दिए, किसी को चाहिए 100 रुपए आपने दे दिया, तो वॉलेट से ही खर्च कर रहे हो। समझ में आ रहा है, आप क्या कर रहे हो, अपने वॉलेट से उस पैसे को खर्च कर रहे हो। तो जो खुदरा खर्च होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पीपीआई कहते हैं। क्या होता है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। मतलब बेसिकली अगर साफ एक शब्दों में कहे तो अपने वॉलेट से, मतलब अकाउंट से नहीं, वॉलेट से जो पैसे आप खर्च करते हैं उससे हम पीपीआई कहते हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। गॉट इट, क्लियर है, क्लियर है कि हाँ सर क्लियर है, क्लियर है। अच्छा जी, अब रेगुलर रहिएगा तब और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहली बात कि सर पीपीआई क्या है, तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बेसिकली है क्या, वो है वॉलेट।
जो भी पैसे आप अपने वॉलेट से खर्च करते हैं उसे हम प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, पीपीआई कहते हैं। अब इसी पे कहा गया है अभी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा कि अगर कोई अपने वॉलेट से पीपीआई के माध्यम से किसी मर्चेंट को पेमेंट करता है, किसी दुकान को क्या शॉपकीपर को पेमेंट करता है, उस केस में अगर वो पेमेंट 2000 रुपए से ज़्यादा होता है तो उसमें क्या है 1.1% का क्या है चार्जेस लगेगा। तो क्या सर ये पेमेंट हमको लगेगा? हमारे वॉलेट में सर पड़ा हुआ है 10,000 रुपये, 8,000 रुपये, 5,000 रुपये। अब हम दुकान पे गए, कोई सामान लिए, अब हम उसको पेमेंट करेंगे तो हम उसको 10,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं तो 10,000 में हमारे ही अकाउंट से कटेगा क्या 1.1%? नहीं, आपके अकाउंट से कुछ भी नहीं कटेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा सभी बच्चे, जैसे हम आपको बोले कि आपने क्या किया, ध्यान से समझिएगा, आपने क्या किया, ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने कहा कि आपका कोई वॉलेट है, क्या है आपका कोई क्या है वॉलेट है ना, मान लो ये आपका वॉलेट है। अब आपको पेमेंट करना है किसी को, आप दुकानदार के पास गए, उसका क्यूआर आपको दिख गया यहाँ पे, है ना। अब आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो। अब सपोज दैट आपका जो बैंक है वो एचडीएफसी बैंक है, सपोज दैट एक्सिस बैंक है ना, एक्सिस बैंक है, और इधर आप कर दिए एसबीआई में, है ना। तो आपने क्या किया, अपने वॉलेट से, अकाउंट से नहीं, ध्यान रखिएगा, अगेन मैं कह रहा हूं अकाउंट से नहीं, आपने अपने वॉलेट से, इसी वॉलेट को तो हम पीपीआई कहते हैं, है ना। पेमेंट क्या है, प्रीपेड पेमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट। तो वॉलेट से आपने दुकानदार, ये जो दुकानदार है दुकान है ना, शॉप, इस दुकानदार के क्यूआर पे आपने पेमेंट कर दिया। तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्या किया, ध्यान रखिएगा, पेमेंट किया, किसको पेमेंट किया, क्यूआर के थ्रू आपने दुकानदार को कर दिया। दुकानदार का जो मर्चेंट है वो क्या है, एसबीआई का है, मतलब एसबीआई के पास इसके पैसा जाएंगे अकाउंट में। तो आपने अपने वॉलेट से इसको किया, कितना किया, 2000 के ऊपर, कितना किया, 2000 रुपए से ऊपर, मतलब हमने कह दिया कि चलो आपने 10,000 रुपए कर दिया, कितना कर दिया, 10,000 रुपये। तो ये 10,000 रुपये आपने क्यूआर के थ्रू, जैसे आप पेंटालून में गए, जैसे आप बड़े बड़े शॉप में लिवाइस का कपड़ा लेने गए, मालूम चला 10,000 का सिर्फ आपने एक घड़ी ले लिया, सॉरी आपने एक शर्ट ले लिया, आपने एक जींस ले ली। तो अब वो 10,000 रुपये आप क्यूआर के थ्रू बोले कि भाई हम जल्दी से कर देंगे, मेरे वॉलेट में पड़ा हुआ है, तो आपने वॉलेट का अमाउंट उस दुकानदार को दे दिया। तो ध्यान से समझिएगा, उसमें आपको 1 रुपये नहीं देना है, आपको 1 रुपये नहीं देना है। अब क्या होगा, ये 10,000 का 1.1% बोले तो 1.1% कितना होता है, 110 रुपये। तो ये जो 110 रुपये है, ये जो 110 रुपये है, ये जो क्यूआर, मतलब ये दुकानदार का लगेगा। 110 रुपये क्या है, ये दुकानदार का लगेगा। 110 रुपये आपका नहीं लगेगा। आपने पेमेंट करने गए तो आपका 1 रुपये नहीं लगेगा, आपको 10,000 ही देना है। लेकिन उस दुकानदार से पेटीएम वाला क्या करेगा, 110 रुपये लेगा चार्जेस। अब आपको ये लगता है कि सर अभी एट प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो यूपीआई का लेन देन करते हैं उस पर पैसे लगते हैं, हाँ लगते हैं, ठीक है। कुछ नॉमिनल चार्जेस लगते हैं जो कि बैंक आपसे नहीं लेता। यही नॉमिनल जो चार्जेस नॉर्मल तौर पे लगते हैं, इसी को कम करने के लिए क्या किया गया है आरबीआई के द्वारा कि भाई एक काम करते हैं, अगर हम सभी पे लगा देंगे तो छोटे से छोटे गरीब लोग भी आज क्या कर रहे हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भार बढ़ जाएगा। अभी वो 50 रुपये 100 रुपये करते तो नहीं होता है, कभी कभी 2,000 3,000 5,000 भी करते तो चार्जेस नहीं लगते हैं। तो आरबीआई ने क्या किया, इस चीज़ को समझिएगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, कि भाई एक काम करते हैं, जो लोग पैसा वॉलेट में रखते हैं और साथ ही साथ वो वॉलेट से पैसा किसी के मर्चेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, किसको, मर्चेंट को, अगेन दुकानदार को अगर पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो उस केस में वो जो नॉर्मल इंसान है, जो आदमी है, जैसे हम हैं, और मर्चेंट को हम पैसे दे रहे हैं 10,000 रुपये, तो मेरे अकाउंट से एक्स्ट्रा चार्जेस 1.1% नहीं काटा जाएगा उस शॉपकीपर के अकाउंट से। वो जो शॉपकीपर है उसको 10,000 रुपये जब यहाँ पे मिला, ये 10,000 रुपये इनके पास चला गया क्यूआर के थ्रू। अब ये 10,000 रुपये जब इनके पास गया तो इसी 10,000 का क्या है, 1.1% बोले तो 110 रुपये ये क्या करेगा, पेटीएम को देगा। किसको देगा, पेटीएम को देगा। क्यों, क्योंकि वो पेटीएम के द्वारा उसको दिया गया है, तो पेटीएम उससे चार्जेस लेगा, किससे, दुकानदार से। कितना, 1.1%, बोले तो 110 रुपये। अब आप ये सोचो,
जो मर्चेंट होगा वो बेवकूफ़ तो होगा नहीं, दुकानदार तो बेवकूफ़ होगा नहीं, घुमा फिरा के क्या हुआ, पब्लिक के ऊपर ही आया ना, कस्टमर के ऊपर ही आया ना। अब दुकानदार ये बोलेगा कि भैया सुनो मेरी बात, आप जो 10,000 रुपये दे रहे हो ना, इस पे हमें क्या है, पेटीएम वाले को ना 1.1% चार्जेस देने होंगे अगर आप वॉलेट से दे रहे हो। तो वो दुकानदार आपको बोलेगा कि भैया 10,000 मत दीजिए, आप 10,110 रुपये दीजिए, क्योंकि ये 110 रुपये हम क्या करेंगे, पेटीएम वाले को हमें देना होगा। तो वो कहीं ना कहीं जो भार है वो कस्टमर के ऊपर ही आता है। जैसे आप जब जाते हो दुकानदार पे तो आप कोई सामान लेते हो तो उस सामान पे जीएसटी लगा होता है। दुकानदार क्या कहता है आपसे कि भैया इतना सामान है, ये जीएसटी हमें तो भरना पड़ेगा, तो जीएसटी तो आप ही दोगे ना, सामान तो आप ही लेते हो, तो वो कॉस्ट भी आप देते हो, है ना। दुकानदार अपने पार्ट से थोड़ी लगाता है कि भैया हम सब दे दें, तुम खाली सामान प्रोडक्ट ले जाओ, ऐसा नहीं होता। उस पर जो चार्जेस वगैरह लगता है सब जोड़ जाड़ के दुकानदार आपसे ले लेता है। तो एज इट इज सेम, अब क्या होगा, जो दुकानदार शॉपकीपर मर्चेंट होंगे वही क्या करेंगे, एक तरह से कस्टमर पे ही भार आएगा। ये जो लाया गया है कस्टमर पे ही लाया गया है। और अगर आप ये सोचते हो कि सर अभी जो नॉर्मल हम लोग यूपीआई पेमेंट करते हैं उस पर पैसे नहीं लगते हैं, उस पर भी कुछ नॉमिनल चार्जेस लगते हैं। उन्हीं चार्जेस को कम करने के लिए आरबीआई, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये कदम उठाया गया है कि ऐसे लोग जो लोग पीपीआई, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, वॉलेट के द्वारा पेमेंट किसी को करते हैं, किसी मर्चेंट को करते हैं, तो उस केस में अगर वो पेमेंट 2,000 रुपये से ज़्यादा होता है तो उस पे 1.1% का क्या है, चार्जेस लिया जाएगा। वो भी कस्टमर से नहीं लिया जाएगा, वो दुकानदार से लिया जाएगा। वो दुकानदार उस पेमेंट इंटरफेस वाले को देगा जिसके थ्रू वो पेमेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चीज़ें क्लियर हुई कि हाँ सर क्लियर है, बिल्कुल। ये वही चीज़ें यहाँ पे है। जैसे सपोजेट ये आपका वॉलेट में अमाउंट पड़ा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, जैसे आपका पेटीएम है ना। अब इस पेटीएम में क्या है कि आपके अमाउंट पड़े हुए, पेटीएम वॉलेट में आपके अमाउंट पड़े हैं। अब आप इसको क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। ट्रांसफर करने के लिए ये पूरा यूपीआई सिस्टम है, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, है ना, गूगल पे हो गया, अलग अलग बहुत सारे, भीम यूपीआई है, व्हाट्सएप यूपीआई है, अलग अलग बहुत सारे यूपीआई होते हैं। आपने स्कैन कर लिया, स्कैन करने के बाद पेमेंट कर दिया, तो पैसे आपके नहीं कटेंगे, जिसको आपने पेमेंट किया, जिस दुकानदार मर्चेंट को आपने पेमेंट किया उसके 1.1% कटेंगे अगर आपने वॉलेट से किया तो। और अगर अकाउंट कर रहे हैं तो एक चार्जेस नहीं है, आपके कुछ भी चार्जेस अभी फिलहाल नहीं देते हैं। बिहाइंड के जो चार्जेस होते हैं वो तो अलग की बातें हैं, लेकिन आपके अकाउंट से 1 रुपये नहीं कटेंगे। आप जैसे पेमेंट किया करते थे आप वैसे ही पेमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्रेडिट कार्ड का होता नहीं है कि दुकानदार के पास गए या किसी के पास गए, क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट है आपने उससे एक गिफ्ट कार्ड बनवा लिया कि भाई एक काम करो हमें देना है, उसको गिफ्ट कार्ड में कन्वर्ट कर दो, तो उसने गिफ्ट कार्ड में कन्वर्ट कर दिया और आपको एक कार्ड बना के दे दिया कि ले जाओ। तो आपने क्या किया, उस कार्ड को दुकान पे गए और मतलब उससे परचेस किया, सामान परचेस किया, तो अब उस पर जो चार्जेस है ना वो आपको 1.1% का देना पड़ेगा, आपको नहीं, उस दुकानदार को, उस मर्चेंट को। ध्यान रखिएगा, क्लियर है एवरीबॉडी। वेरी गुड मॉर्निंग गंगा देवी, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें कहने का मतलब ये होता है कि पीपीआई का मतलब होता है प्रीपेड पेमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट, जिसे वॉलेट हम कहते हैं दूसरे शब्दों में। तो किसी भी वॉलेट से अगर आप क्यूआर स्कैन करते हैं किसी भी मर्चेंट का, किसी भी दुकानदार का, तो उस केस में अगर वो अमाउंट 2,000 के ऊपर है तो उसमें 1.1% का मर्चेंट के ऊपर चार्जेस लगेगा। वो मर्चेंट क्या करेगा, जैसे मान लो आपने पेटीएम वॉलेट से किया तो पेटीएम वॉलेट वाले को, पेटीएम को वो मर्चेंट क्या करेगा, 1.1% का चार्जेस देगा, आपको नहीं देना है, वो मर्चेंट पेटीएम को देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो बेसिकली यही चीज़ इसमें कहा गया है और कुछ भी नहीं है। एक मिथ चल रहा है मार्केट में, एक बना दिया गया कि अब यूपीआई ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस पर पैसा लगेगा। अरे कुछ नहीं लगेगा, आप जैसे पेमेंट करते थे आप वैसे करो, अकाउंट पे अकाउंट करो। जैसे हमने एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक से हमने एचडीएफसी बैंक में किया, या एचडीएफसी बैंक से हमने एसबीआई बैंक में किया, तो अगर उसके थ्रू कर रहे हैं तो 1 रुपये चार्जेस आपके नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये वही चीज़ लिखा गया है। और ये 30 ध्यान रखिएगा, ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसे रिव्यू में रखा जाएगा। ये 30 सितंबर तक क्या है, रिव्यू में रख के देखा जाएगा कि क्या रिस्पांस आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, ये न्यूज़ में भी आया था, आपको पता ही है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, पीपीआई प्रीपेड क्या है, पेमेंट इंटरफेस। ध्यान रखिए, ये सब चीज़ें हैं, ये सब आपके बारे में अभी हमने जस्ट आपको बता दिया है। चलिएगा, एक्सिस सिक्योरिटीज़ के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। ध्यान रखिएगा, नए एमडी जो बनाए गए हैं वो कौन है, प्रणव हरिदासन। ध्यान रखिए, कौन है,
प्रणव हरिदासन। एग्जाम में क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से भी पूछा जाता है कि हाल ही में एक्सिस सिक्योरिटी के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर जो बनाया गया है वो प्रणव हरिदासन को बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा एक्सिस सिक्योरिटी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में क्या है, इन्हें शामिल किया गया है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्सिस कैपिटल में शामिल होने से पहले हरिदासन ने सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट के निदेशक और भारत आसियान निष्पादन सेवाओं के प्रमुख के रूप में इन्होंने कार्य किया है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये रिमेंबर करना है, एक्सिस सिक्योरिटी के नए एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर जो बनाए गए हैं वो कौन है, प्रणव हरिदासन को बनाया गया है। तो सर एक बात बताओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया गया है, तो वो भी अभी हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। एक्सिस सिक्योरिटी लिमिटेड इज द सब्सिडरी कंपनी ऑफ एक्सिस बैंक। ये जो आप देख रहे हो एक्सिस सिक्योरिटी, ये बेसिकली क्या है, एक्सिस बैंक का ही एक क्या है, सब्सिडरीज है, एक क्या है, पार्ट है, ठीक है। एक्सिस बैंक ने किया है पिन ऑन मोबाइल तकनीकी पर आधारित माइक्रो पे लॉन्च। ध्यान रखिएगा, एक्सिस बैंक लॉन्च माइक्रो पे बेस्ड पिन ऑन मोबाइल, ठीक है, टेक्नोलॉजी। अब आप इसी शब्द से देखिए क्या है, पिन ऑन मोबाइल, मतलब मोबाइल में जो पिन वगैरह डालते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। सीधे पॉस मशीन के पास आप ले जाएंगे, पेमेंट आप कर सकते हैं। इसका जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है, माइक्रो पे, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। माइक्रो पे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो एक्सिस बैंक के द्वारा क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। तो एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है माइक्रो पे बेस्ड ऑन पिन ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी। अब इस टेक्नोलॉजी के मकसद से क्या होने वाला है, इस चीज़ को समझिएगा। भारत के शीर्ष निजी क्षेत्र बैंकों में से एक एक्सिस बैंक ने रेजर पे और क्या है, माई पिन ऑन मोबाइल द्वारा तकनीकी भागीदारी एच टैप के सहयोग से माइक्रो पे नामक एक शानदार भुगतान समाधान पेश किया है। मतलब क्या होता है इसका, कि अगर आप पेमेंट वगैरह करते हैं, है ना, तो जैसे होता नहीं, कार्ड को आप ले गए, ले जाने के बाद क्या होता है, आप टच किए तो आपको पिन वगैरह नहीं डालना होता है, वो सेंसर के थ्रू पेमेंट हो जाता है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे क्या है, माइक्रो पे बेस्ड ऑन पिन ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया है। जो पेमेंट करते वक्त बस आपको पास में ले जाना है, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पेमेंट ले लेगा। तो ये वही चीज़ है, ध्यान रखिएगा। माइक्रो पे इज अ पिन ऑन मोबाइल सोल्यूशन दैट ट्रांसफर अ मर्चेंट्स स्मार्टफोन इनटू अ पॉइंट ऑफ सेल, जिसे हम पॉस मशीन कहते हैं। आपने देखा नहीं हो कि आप एटीएम कार्ड लेके जाते हो, वो पॉस मशीन लिया रहता है, उसमें ऐसे करके लगाता है तो आपके पेमेंट होते हैं, या फिर वो ऊपर ऐसे करके सेंसर लगा देता है तो आपके पेमेंट हो जाते हैं, उसी को हम पॉस मशीन कहते हैं, ठीक है। टर्मिनल मेकिंग द डिजिटल पेमेंट्स क्या है, ईजियर। जो आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं उसको और इजी बनाने के लिए एक्सिस बैंक के द्वारा माइक्रो पे लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, पिन ऑन मोबाइल के नाम से। ये बेसिकली वही चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चौथा न्यूज़ है, पांचवा न्यूज़ है कि नासा ने क्या किया है, सेंड किया है 4 ह्यूमन टू लाइव ऑन मार्स, मतलब मंगल ग्रह पे। नासा मंगल ग्रह पर रहने के लिए क्या करेगा, भेजेगा 4 इंसान को। अब सोचो, मंगल ग्रह पे, अभी हम पृथ्वी पे है और पृथ्वी पे रह के भी हम ये नहीं सोचते कि भाई यहाँ पे जीवन में मंगल हो, लेकिन हम ये सोचते हैं मंगल में जीवन हो। तो इसी चीज़ को देखने के लिए नासा क्या कर रहा है, 4 इंसानों को मंगल पे भेज रहा है और ऐसी जगह पे भेज रहा है जहां पे आने वाले फ्यूचर में पॉसिबल हो कि इंसान भी क्या है, मंगल ग्रह पे रह सके। वहां की परिस्थिति कैसी है, सिचुएशन कैसी है, और इन सब की रिसर्च के लिए बेसिकली ये 4 लोग जाएंगे। ये 4 लोग कब जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, ये 4 लोग जाने वाले हैं 2023 में, जून के मंथ में। तो ये क्या है, पहला मिशन है, क्या है, फर्स्ट मिशन है, ध्यान रखिएगा, क्या है, फर्स्ट मिशन है। सेकंड मिशन कब होगा, तो सेकंड मिशन होगा 2025 में, 2025 में होगा। उसके बाद थर्ड मिशन भी होगा 2026 में, ठीक है। ये 3 मिशन चलाएंगे। पहला मिशन है जून 2023 में मंगल ग्रह पे रहने के लिए 4 लोगों को क्या है, प्रशिक्षण दे रहा है, नासा दे रहा है, ध्यान रखिएगा। नासा ने सैटेलाइट भी भेजे हैं, ठीक है। इनसाइट नाम के लैंडर को लाल ग्रह को उसकी पूरी तरह से जांच करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो बेसिकली इनका ये कहना है कि मंगल ग्रह पे जीवन को क्या है, बनाया जा सके, मतलब वहाँ भी रहने के लिए लोग बन सके। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वाटर वगैरह, पानी वगैरह मंगल ग्रह पे भी मिल रहा है। तो उसी चीज़ों पे रिसर्च करने के लिए इन 4 लोगों को भेजा जाएगा। पहला जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वही कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पता है स्पेस एजेंसी है, किसकी है, यूएसए की है। फाउंडर कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ है और इसकी फॉर्मेशन कब हुई है, आपके सामने है। नेक्स्ट आइएगा, एनडीटीवी ने
यूके सिन्हा और दीपाली गोयनका को स्वतंत्र निदेशक के नियुक्त किया है। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन अगेन पूछा जाएगा। एनडीटीवी अपॉइंट यूके सिन्हा एंड दीपाली गोयनका एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ध्यान रखिएगा एनडीटीवी ने क्या किया हुआ, इसके पहले अभी बहुत सारे कंट्रोवर्सी आपको देखने मिले थे कि एनडीटीवी को अदानी ने खरीद लिया, अदानी ग्रुप ने खरीद लिया है, उसके पीछे भी बिहाइंड में बहुत सारे पिक्चर थी, है ना। तो वो आज से आपने 6 महीने साल भर पहले ये न्यूज़ देखा होगा था। अब रिसेंटली क्या हो गया है, यूके सिन्हा और दीपाली गोयनका को क्या किया गया है, तो इनको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिया गया है। ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, किसे बनाया गया है, तो इन्हीं को बनाया गया है। एनडीटीवी अनाउंस द स्टॉक एक्सचेंज दैट उपेंद्र कुमार सिन्हा द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सीबी के फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं। ध्यान रखिएगा इनको क्या किया गया, बना दिया गया है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंटली, मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिया गया है किसका, एनडीटीवी का। साथ ही साथ दीपाली गोयनका को सीईओ ऑफ द क्या है वेल्सपुन इंडिया हैज ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ एनडीटीवी बोर्ड। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो सीईओ थी, कहाँ की सीईओ थी, वेलस्पन, ध्यान रखिएगा वेलस्पन इंडिया की सीईओ थी दीपाली गोयनका, इनको भी क्या कर दिया गया है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिया गया एनडीटीवी बोर्ड का। किसको बनाया गया है, दीपाली गोयनका को। तो दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, अपॉइंटमेंट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोनों नामों से, ध्यान रखिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये आपके एनडीटीवी न्यूज़ खबर में भी आए हुए थे, ये दोनों लोग आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आइएगा, भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला जो संयुक्त सम्मेलन है वो क्या है, आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा फर्स्ट ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्मी चीफ ऑफ इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज। मतलब कह रहा है कि जो पहला फर्स्ट ज्वाइंट जो कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग एक तरह से है, वो चीफ ऑफ इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके बीच में आयोजित किया गया है इंडिया में। ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारतीय और अफ्रीकी सेना प्रमुखों के बीच उद्घाटन संयुक्त सम्मेलन पुणे में होने वाला है, जिसमें हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है और अतिथि के रूप में भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे उपस्थित होंगे। ध्यान रखिएगा अफ्रीकन जो कंट्रीज है उनके रिप्रेजेंटेटिव क्या होंगे, भारत आएंगे। भारत में मेक इन इंडिया के थ्रू जितने सारे वेपन्स वगैरह बनाए जा रहे हैं उसकी प्रदर्शनी लगेंगे। इसका मकसद सिर्फ यही है कि भारत क्या करे, अफ्रीकन कंट्रीज़ में एक बड़ा बाजार बना सके। और जिस तरह से भारत क्या कर रहा है, भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश कर रहा है और डिफेंस सेक्टर में बहुत ही अच्छी तरह से भारत काम कर रहा है, किसमें, आत्मनिर्भर भारत की तरफ। तो उसी का मकसद है कि भारत ये जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है, इस कॉन्फ्रेंस में प्रदर्शनी करेंगे अपने वेपन्स का, और साथ ही साथ जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है उन पे वो फोकस करेंगे एक तरह से बड़ा बाजार बनाने का। बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस होने का यही एक क्या है, उद्देश्य है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इन देशों के बीच अपनी तरह का पहला सम्मेलन है जिसमें 10 सेना प्रमुख और अफ्रीकी देशों के 31 रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि क्या है इसमें शामिल होने वाले हैं। अफ्रीकन कंट्रीज के 30 से प्लस प्रतिनिधि क्या है इसमें शामिल होंगे। और भारत का जो मकसद है आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाना और एक बाजार खड़ा करना है अफ्रीका कंट्रीज में, तो ये भारत उसी मकसद से आगे बढ़ रहा है। मेन एम यही है भारत का, ध्यान रखिएगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत ये प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट आइएगा, एनजीओ, एक एनजीओ है आसाम का, कहाँ का, आसाम का, ठीक है। आसाम के एनजीओ को चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड से किस एनजीओ को सम्मानित किया गया है या किस राज्य के एनजीओ किया गया है, तो असम राज्य के एनजीओ को सम्मानित किया गया है। किससे, चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, असम के पाठशाला में स्थित एक एनजीओ क्या है, तपोवन। याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन एनजीओ पे पूछे जाते हैं। तपोवन जो विशेष जरूरत और आत्म केंद्रित बच्चों का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करता है, प्रतिष्ठित चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगेन मैं कह रहा हूँ एग्जाम में क्वेश्चन फैक्ट के रूप में पूछे जाते हैं आपके रेलवे एग्जाम में, आपके एसएससी एग्जाम में। जो चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं एकदम अच्छे से पढ़िए, चाहे डिफेंस एग्जाम देंगे तो भी ये आपके बहुत काम आने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो तपोवन एनजीओ का नाम है, ध्यान रखिए क्या है,
तपोवन एनजीओ का नाम है। ये एनजीओ कहाँ का है? तो ये असम का एनजीओ है, जिसे हाल ही में क्या किया गया? चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, सीधा क्वेश्चन आपको अवार्ड पूछा जाएगा। दिस अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय द दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये जो अवार्ड दिया जा रहा है या प्रेजेंट किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? तो दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा सर क्या है? ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये भी पॉइंट याद करके रखिएगा। आगे आते हैं, ये न्यूज़ में भी आपके दिया हुआ था। चिल्ड्रेन चैंपियंस अवार्ड, इस एनजीओ को मिला खास सम्मान। 18 सालों से संवार रहा है दिव्यांग और अनाथ बच्चों का जिंदगी। जो हैंडीकैप बच्चे हैं और जो अनाथ बच्चे हैं, उनकी लाइफ को अच्छा कर रहा है ये एनजीओ। तो इसीलिए इन्हें क्या है? चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये एनजीओ तपोवन जो एनजीओ है वो कहाँ का है? असम का एनजीओ है। ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली ये आपके सामने है। आगे आइएगा, पेरुमल मुरुगन ने बुकर लॉन्ग लिस्ट 2023 में अपनी जगह बनाई है। अब ये पेरुमल मुरुगन है क्या? ठीक है, और ध्यान रखिएगा, बुकर लॉन्ग लिस्ट 2023 में इन्होंने अपनी जगह बनाई है। पेरुमल मुरुगन एक उपन्यास का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या है? पेरुमल मुरुगन का एक उपन्यास है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है पियरे। क्या नाम है? पियरे। लिख लीजिएगा, नोबेल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। क्या है? पियरे। अगेन मैं कह रहा हूं, क्या नाम है? पियरे। किसका? पेरुमल, ध्यान रखिएगा, पेरुमल मुरुगन का उपन्यास है पियरे, जो जाति आधारित भेदभाव से संबंधित है, को 2023 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की लंबी सूची के लिए नामांकित किया गया है। ध्यान रखिएगा, है ना, बुकर इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए इसे नॉमिनेट किया गया है। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है उपन्यास का? पियरे। क्या नाम है? पियरे। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से बनेंगे ही बनेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं अगेन कह रहा हूं, इस सूची की इस जो ये लिस्ट है, इस सूची की घोषणा इस सप्ताह की शुरुआत में 14 मार्च को की गई थी। कब की गई थी? 14 मार्च को की गई थी। अब ये अबाउट द पियरे, अब पियरे जो है तमिल लेखक कौन है? पेरुमल मुरुगन का उपन्यास है। ध्यान रखिएगा, है ना। पियरे क्या है? तमिल के लेखक हैं, राइटर हैं, जिनका नाम है पेरुमल क्या है? मुरुगन का उपन्यास है। यह जाति भेदभाव, जनजाति में जैसे होता है जाति भेदभाव, कि तुम पंडित हो, तुम लाला हो, तुम ठाकुर हो, तुम हरिजन हो, तुम सोनकर हो, ऐसे जो भेदभाव दिखाए जाते हैं, उसी पे बेस्ड ये नोवेल से उपन्यास है। ठीक है, मुद्दों से संबंधित है और विभिन्न जातियों के एक युवा जोड़े की कहानी ये बताता है, जो कि आज के समय में ये बहुत देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर भी करते हैं, बहुत सारे मेट्रो सिटी है उसमें कुछ नहीं देखा जाता, लेकिन जो पिछड़े राज्य हैं, पिछड़े जिले हैं, उसमें ये सब चीज़ें देखने को मिलते हैं। जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उन जगहों पे जाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अभी भेदभाव देखने को मिलेंगे। तमिलनाडु में भी पिछला जो रीजन है वहाँ पे भी ये चीज़ें देखने को आपको मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तमिल में पुकुली शीर्षक के तहत लिखी गई थी और किसके? ध्यान रखिएगा, पुकुली शीर्षक के तहत लिखी गई थी 2016 में अनिरुद्धन वासुदेवन। ध्यान रखिएगा, किसने? तो अनिरुद्धन वासुदेवन ने इसे क्या किया है? ट्रांसलेट किया है। किसमें? अंग्रेजी में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है, अंग्रेजी में किसने ट्रांसलेट किया है? तो अनिरुद्धन वासुदेवन के द्वारा इसे अंग्रेजी में क्या है? अनुवाद भी किया गया है। ठीक है, दोनों चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कश्मीर की आलिया मीर को वन जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो आलिया मीर को दिया गया है। ये आलिया मीर कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो कश्मीर से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? कश्मीर से बिलोंग करती हैं। इन्हें क्या है? आलिया मीर को दिया गया है, क्या दिया गया है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया 2023। ध्यान रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश संरक्षण में असाधारण प्रयासों के लिए वन्यजीव संरक्षणवादी आलिया मीर को सम्मानित किया गया है। आलिया वाइल्ड लाइफ, ध्यान रखिएगा, आलिया इज द फर्स्ट वीमेन, हमेशा मैंने कहा है फर्स्ट वीमेन अगर कहीं भी आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आलिया इज द फर्स्ट वीमेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू वर्क फॉर वाइल्ड लाइफ SOS, मतलब वाइल्ड लाइफ पे जो काम कर रही हैं ये जम्मू कश्मीर की पहली वीमेन है, पहली वीमेन है। और इन्हें वाइल्ड लाइफ क्या किया गया है? कंजर्वेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित भी किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिए, क्या नाम है? आलिया। क्या नाम है? आलिया मीर, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। अब ये जो आपका वाइल्ड लाइफ SOS है, ये है क्या? तो वाइल्ड लाइफ SOS इज द कंजर्वेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया विच वॉज स्टेबलाइज्ड
with the primary objective of rescuing and the rehabilitation wildlife distress। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो वाइल्ड लाइफ SOS है ये बेसिकली नॉन प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंजर्वेशन पे काम करती है, संरक्षण पे काम करती है, ध्यान रखिएगा। और इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के प्राथमिक उद्देश्य के संग स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, किसे, तो ध्यान रखिएगा वाइल्ड लाइफ SOS को 1995 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसके फाउंडर थे कौन थे, कार्तिक सत्यनारायण इसके क्या थे, फाउंडर थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। श्रवण कैसे हो, मुस्कान वेरी गुड मॉर्निंग, गंगा देवी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आप सभी बच्चों को ये थ्योरी वाले पार्ट क्लियर है? अगर आपको ये थ्योरी पार्ट समझ में आ गए, जो भी चीज़ें हमने आपको अभी जस्ट पढ़ाए हैं थ्योरी में, मतलब हमने आपको क्या किया, ध्यान से समझिए कौन कौन से न्यूज़ पढ़ाए हैं, ये आप देख लीजिएगा। सबसे पहले जो हमने आपको पढ़ाया है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पहला न्यूज़ समझाया मैंने आपको अच्छे से। उसके बाद 2000 रुपये से अधिक के UPI लेन देन पर 1.1% का क्या है, चार्जेस लगेगा। इसके बारे में भी अच्छे से हमने आपको समझा दिया है, ठीक है। चार्जेस किसको लगेगा, किसको देना पड़ेगा, किसको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक्सिस सिक्योरिटी के नए MD और CEO बनाए गए हैं प्रणव हरिदासन, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं आगे, एक्सिस बैंक ने किया है पिन ऑन मोबाइल तकनीकी पर आधारित माइक्रोपे लॉन्च, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमने पढ़ाया नासा ने क्या किया, 4 लोगों को भेजा हुआ है मार्स मिशन के लिए। NDTV के नए क्या है MD बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा, UK सिन्हा एंड दीपाली गोयनिका जो कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। उसके बाद भारत और अफ्रीका देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन हो रहा है, ध्यान रखिएगा, पुणे में, ठीक है। उसके बाद असम के एक NGO को चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, नाम क्या है, तपोवन नाम है, इस बात को ध्यान रखिएगा NGO का। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया पेरुमल मुरुगन ने बुकर लॉन्ग लिस्ट में 2023 में जगह बनाई हुई है, ध्यान रखिएगा। पियरे किसने बनाई है, पियरे, ये उपन्यास का नाम है, ठीक है। कश्मीर की आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये भी हमने पढ़ा दिया है। अब ये जो हमने आपको पूरी चीज़ें पढ़ाई है इसी पे बेस्ड आपके प्रैक्टिस अभ्यास प्रश्न है। तो क्या आप तैयार हैं प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए? माही, चलो सभी बच्चे तैयार हैं तो फटाफट इस पे अभ्यास भी देखते हैं, अभ्यास के क्वेश्चन क्या क्या हैं, क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जिन्हें हाल ही में साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है को किस राष्ट्र के पिता के रूप में जाना जाता है? अभी जस्ट हमने पढ़ाया है आपको, कौन से देश के पिता के रूप में जाना जाता है, मतलब इन्होंने इस देश को स्टेबलाइज किया था 1971 में, जो पाकिस्तान के संग वॉर हुआ था, इंडिया ने हेल्प किया था। तो राष्ट्र के पिता के रूप में जाना जाता है बांग्लादेश, भारत, अमेरिका या जापान, जल्दी से बताइएगा। तो ये होगा आपके बांग्लादेश, क्या होंगे, बांग्लादेश। नेक्स्ट आइएगा, एज पर द रिसेंट रिपोर्ट व्हाट इज द परसेंटेज चार्ज टू बी पेड ऑन UPI ट्रांजेक्शन थ्रू PPI? PPI का मतलब अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है, क्या होता है, तो ये प्रीपेड होता है, ध्यान रखिएगा। प्रीपेड क्या है, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, क्या है, क्या है, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। PPI इसका मतलब क्या होता है, वॉलेट, क्या है, वॉलेट, हमने अभी जस्ट आपको समझाया है वॉलेट। तो कितने प्रतिशत के इस पे चार्जेस लगाए जाएंगे, तो वो है 1.1% के क्या है, चार्जेस लगाए जाएंगे। कितने के, 1.1% के चार्जेस लगाए जाएंगे। सभी बच्चे रिप्लाई करिए जितने बच्चों ने क्लास किया हुआ है। नेक्स्ट आइएगा, एक्सिस सिक्योरिटी के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर MD एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एक्सिस सिक्योरिटी? एक्सिस सिक्योरिटी का किसे बनाया गया है? कौन है, प्रणव हरिदासन है, अमिताभ चौधरी हैं, अभिजीत सिन्हा है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रणव हरिदासन। कौन हो जाएगा, प्रणव हरिदासन। वेरी गुड, बहुत अच्छा, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च माइक्रोपे
क्या है, माइक्रोपे बेस्ड ऑन पिन ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी। मतलब पिन ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एक्सिस बैंक, पीएनबी, एचडीएफसी या एसबीआई, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? माही बहुत अच्छा, शांतनु बहुत अच्छा, रमा बहुत अच्छा। चलो सभी बच्चे रिप्लाई करिए, जितने सारे बच्चे लाइव हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, अब यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा मंगल ग्रह पर रहने के लिए 4 इंसान भेजे गए हैं? बताइएगा। नासा, इसरो, CNES या यूके स्पेस एजेंसी, किसके द्वारा भेजे गए 4 इंसानों को? ये कब गए हैं? 2023, अभी इसी साल में जून के मंथ में जाएंगे, है ना, ध्यान रखिएगा। तो किसके द्वारा? नासा के द्वारा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। नेक्स्ट आइएगा, एनडीटीवी द्वारा यूके सिन्हा के साथ और किसे स्वतंत्र निदेशक के रूप में क्या किया गया? नियुक्त किया गया है। Who Isley has been appointed as the independent director by NDTV along with UK सिन्हा। यूके सिन्हा के संग और कौन है? स्वाति जी हैं, ईशानी जी हैं, मोनिका जी हैं या फिर दीपाली, याद करिए अभी हमने आपको पढ़ाया है, तो दीपाली गोयनिका, है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, भारतीय और अफ्रीकी सेना प्रमुखों के बीच उद्घाटन संयुक्त सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? पुणे, मुंबई, मिजोरम या फिर राजस्थान? तो ये कहाँ पे किया जाएगा? पुणे में। कहाँ पे किया जाएगा? पुणे में। 31 अफ्रीकी कंट्री के क्या है? रिप्रेजेंटेटिव देखने को आपको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट आइएगा, अब यहाँ पे कह रहा है कि विच स्टेट्स, कौन से स्टेट का एनजीओ वॉज हॉनर्ड विद द चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड? किस राज्य के एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है, तो वो है असम राज्य। कहाँ के? असम राज्य के एनजीओ को, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, पेरुमल मुरुगन का उपन्यास क्या है? पियरे का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा इंग्लिश में क्या किया गया? कन्वर्ट किया गया। हमने कहा ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इससे भी, तो कौन थे? अनिरुद्धन वासुदेवन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? अनिरुद्धन वासुदेवन के द्वारा उसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, हाल ही में किसने आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? किसने किया है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। मनोज सिन्हा, हर्षदेव सिंह, देवेंद्र कुमार या फिर राधा कृष्ण माथुर? अब मनोज सिन्हा कौन है? आपको पता है सर, वहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल हैं, तो इन्होंने ही क्या किया है? इसे सम्मानित किया हुआ है। तो ये थे 10 क्वेश्चन, और इसी पे आज का इम्पॉर्टेंट क्या है? हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर्स डे। आज क्या है? डॉक्टर्स डे है, ध्यान रखिएगा। 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। तो डॉक्टर्स डे जो मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है? जॉर्जिया में एक डॉक्टर की पत्नी, कौन है? यूडोरा ब्राउन आलमंड का मानना था कि उनके पति और अन्य चिकित्साओं को उनकी कड़ी मेहनत के लिए अधिक मान्यता मिलनी चाहिए, और इस विचार को वास्तविकता बनाने के लिए निकल पड़े। डॉक्टर लॉन्ग की उल्लेखनीय खोज के लिए 91 साल बाद, 91 ईयर बाद 30 मार्च 1933 को पहला डॉक्टर दिवस मनाया गया था। ध्यान रखिएगा, 30 मार्च 1933 को पहला डॉक्टर डे क्या है? मनाया गया था। तो आज क्या है? डॉक्टर डे है। ज़रूरतें आपको पता है कि डॉक्टर डे क्यों मनाया जाता है, क्यों नहीं मनाया जाता है, बिना उनके तो हम सब अधूरे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आज से ये क्लास स्टार्ट हो रही है MCQs वाली, बट आज थ्योरी की क्लास है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस रिवर के बारे में ऑन मैप, ठीक है। तो आज रात में 10 बजे आप ज़रूर से मिलिएगा, बहुत अच्छी सेशन आपको मिलेगी, ये पक्का है। उसके बाद ये थ्योरी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपका 3 अप्रैल से, ध्यान रखिएगा। ये थ्योरी वाली क्लास 3 अप्रैल से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। कब? शाम को 6 बजे। कब? शाम को 6 बजे। कल इसके बारे में हमने आपको पढ़ा रखा है कि इस थ्योरी वाली क्लास में हम आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक नहीं पढ़ाने वाले हैं। तो कल की जाके आप यूट्यूब क्लास में आप देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन क्लास में आपको सब दिख जाएगा कि इसमें क्या क्या मिलेंगे। लगभग 90+ टॉपिक है, कल हमने डिस्कस किया था। पूरे टॉपिक को मैप पे पढ़ेंगे, डिटेल्स एनालिसिस हम लोग इसमें करने वाले हैं। स्टार्ट होगा 3 अप्रैल से, ध्यान रखिएगा। ये सभी चीज़ें आपको जो मेरी पेड क्लासेस है वो कहाँ पे मिलेंगी? तो वो मिलेंगी रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, जो आपका लर्निंग ऐप है, जाके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरह से आपको मिलेगा, है ना। आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप। इसी ऐप पे आप जाइएगा, कहाँ पे? पेड क्लासेस पे। कहाँ पे जाइएगा? पेड क्लासेस पे। आपको ये दिख जाएगा और अपने हिसाब से आप देख के अगर लगेगा तो ले लीजिएगा। ये पूरी चीज़ें इंटरफेस आपको इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। पेमेंट वगैरह आप कर सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी बच्चों का। उम्मीद करते हैं कि आज की सेशन आप सभी बच्चों को अच्छी लगी होगी।
हाँ वेरी गुड, चलो सभी बच्चों ने अच्छा आंसर दिया है। सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर सेशन ठीक लगा तो कमेंट जरूर से कर दीजिएगा कि हाँ सर सेशन सही था। अगर आप कुछ चेंजिंग चाहते हैं कि हाँ सर कुछ और भी डिफरेंट करना है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये लास्ट के 6 महीने के, लास्ट के 1 साल के करंट अफेयर सर प्रैक्टिस करा दीजिए, तो वो भी हम क्या करेंगे, करंट अफेयर आपको संडे के दिन में प्रैक्टिस करा देंगे। तो जिस तरह की करंट अफेयर आप चाहते हैं वो जरूर से आप कमेंट में कमेंट करिएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट में कमेंट अपना ड्रॉप करना नहीं छोड़ेंगे, और अगर आप पे कोई डाउट होता है तो वो भी कमेंट में छोड़ दीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास में आपके कमेंट के संग हम क्या है जुड़ेंगे। ठीक है, चलो सर जीके कब से स्टार्ट हो रहा है? रमा बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, मान के चलो, हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगा। आज जैसे स्टैटिक्स का पढ़ाएंगे, हो सकता है इसके बाद वाली जो क्लास होगी वो जीके जीएस से ही होगा। बेसिकली अभी जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो बच्चे अभी एमटीएस का पेपर देंगे, ध्यान रखिएगा, अभी आपको पता है कि एमटीएस का पेपर आपका मई में है ना, 1 महीने का समय मिल गया है। तो मेरा एक प्लान है, क्या प्लान है मैं बताता हूँ। एमटीएस के जो PYQS के क्वेश्चंस हैं, ये लगभग हमारे पास है 500 प्लस क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस PYQS हम आपको कराने वाले हैं रात में 10 बजे वाली सेशन में। कब कराएंगे? रात में 10 PM वाली सेशन में हम आपको कराने वाले हैं। जीके जीएस, वही स्टैटिक जीके, एमटीएस के PYQS, ये सब आपको मिलेंगे कब? रात में 10 बजे वाले सेशन में। तो ये क्लास आज से शुरुआत हो रही है, ज़रूर से सभी बच्चे रात में 10 बजे मिल जाइएगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साक्षी, अच्छा जी, चलो बहुत अच्छा लगा आप भी आए। ठीक है, जय हिंद आप सभी बच्चों को। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मुलाकात करते हैं रात में 10 बजे इसी चैनल पे, जहाँ पे हम एमटीएस और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के संग आपकी मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।